तो इंटरनल हीट जनरेशन का मतलब आप ये कह सकते हैं यहाँ कैसा रेगुलेशन हुआ, फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन, ठीक है। आप ये देखते हैं कि जैसे विंटर के टाइम में बाहर का टेम्परेचर गिरा तो जो एम्बायंट टेम्परेचर है उसके साथ कोप करने के लिए, उसके साथ एडजस्ट करने के लिए हमारी बॉडी इंटरनल हीट जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखती है। उसको कुछ और एक्टिविटीज के थ्रू हम सपोर्ट करते हैं। आप किस तरीके से हाथ रब करते हैं, वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये सब जो है वो आपकी बॉडी को आप ये कह सकते हैं इंटरनल हीट जनरेट करने की जो कैपेबिलिटी है उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इंटरनल हीट जनरेट करने की जो कैपेबिलिटी आपकी थी स्टूडेंट्स, उसको आपने कहा फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन। जो एक्टोथर्म्स हैं, ये एक्टोथर्म्स के लिए बहुत क्लियरली आपने मेंशन किया, दे रिले ऑन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट, दे रिले ऑन द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट। ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट पर डिपेंड करते हैं, इनकी डिपेंडेंसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट पर है, ठीक है। तो यहां से देखिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट पर इनकी डिपेंडेंसी है, तो ये इंटरनल फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं। यही तो हुआ, आपने कहा ये इंटरनल हीट जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो इसका मतलब इनमें फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन प्रेजेंट है और इनमें इंटरनल फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन ऑर्गेनिज्म में होता ही नहीं है। क्या है, देखिए अब समझिए, रेस्पॉन्स की बात करते हैं। टेम्परेचर चेंज हुआ या किसी भी तरीके की एनवायरमेंटल कंडीशंस और सिचुएशंस जो है वो फ्लक्चुएट हुई, हर एक ऑर्गेनिज्म, वो चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो, चाहे मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है वो हो। अब यहाँ थोड़ा सा आपको सुनना है, सिर्फ ध्यान से सुनिए मेरी बात। तो हम ये कह रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, सब अपने आप को अपनी सराउंडिंग्स में, अपने एनवायरनमेंट में स्टैब्लिश करना चाहते हैं। सब अपना आप ये कह सकते हैं बेटर सर्वाइवल मेंटेन करना चाहते हैं। तो इस बेटर सर्वाइवल को मेंटेन करने के लिए स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अपने इंटरनल रेगुलेशन की जो एक्टिविटी है, उस इंटरनेशनल रेगुलेशन की एक्टिविटी से या मेटाबॉलिज्म से आप ये कह सकते हैं बेसिकली ट्राई करते हैं कि बाहर वाले एनवायरनमेंट के साथ वो अपने आप को एडजस्ट कर सकें। अब इंटरनल फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन सारे ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। हाँ, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ लिमिट तक आप ये कह सकते हैं इंटरनल रेगुलेशन की जो कॉसेस है या एफर्ट्स हैं वो करती हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद ये एफर्ट्स इनके फेल हो जाते हैं, एफर्ट्स नहीं कर पाते। जैसे हमने मेंटेन करने के लिए ट्राई किया, हम आप ये कह सकते हैं फ्लक्चुएटिंग कंडीशन जो है 0 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इस वाइड रेंज में हम टॉलरेट कर रहे हैं। एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं, जब एक्सट्रीम टेम्परेचर हो रहा है तब भी हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे टॉलरेट कर रहे हैं, और जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा है तब भी हम टॉलरेट कर रहे हैं। तो क्या हमेशा ही आप टॉलरेट कर पाएंगे? यहाँ माइनस में टेम्परेचर होता चला जाए, -10, -20, -30, क्या ऑलवेज आप रेगुलेट कर लेंगे? ऐसा नहीं है। इधर देखिए, मैं कह रहा हूँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ये टेम्परेचर बढ़ा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, 70 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, क्या ऑलवेज आप रेगुलेट कर लेंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक डेफिनेट रेंज में रेगुलेट कर रहे हैं। क्लियर? आप एक डेफिनेट रेंज में रेगुलेट कर रहे हैं। दूसरा जो ऑर्गेनिज्म था जिसको स्टेनोथर्मल आपने कहा, और आपने ये कहा था कि ये नैरो टॉलरेंस शो करता है, नैरो रेंज को ही ये जो है वो फेस कर पाता है, वाइड रेंज में ये नहीं जा पाता। इसका मतलब हमने ये कहा कि बेसिकली वो जो है वो एक्टोथर्म्स हो सकते हैं, दे रिले और डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट। अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट पर वो डिपेंड करते हैं, तो इसका मतलब इंटरनल फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन बेसिकली इनमें नहीं होता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, क्या ये ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में चेंजेज आते ही या चेंजेज होते ही जो है वो एनवायरनमेंट के आगे सरेंडर कर देते हैं? भाई एनवायरनमेंट के आगे सरेंडर तो नहीं करते होंगे ना, वो ऐसे तो एनवायरनमेंट को एक सिग्नल या कॉल नहीं देते होंगे कि मैं रेगुलेट नहीं कर सकता, मुझे मार दिया जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म ट्राई टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट एट कांस्टेंट। मैं फिर बोल रहा हूं, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म ट्राइंग टू मेंटेन और ट्राई टू मेंटेन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट एट कांस्टेंट। ठीक है, अब कुछ में फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन की कैपेबिलिटी है, इसलिए आप ये कह सकते हैं वो लार्ज एक्सटेंट में मेंटेन कर पाते हैं, और कुछ में इंटरनल फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन की कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए उनका रेगुलेशन जो है वो बहुत नैरो रेंज में होता है या वो कुछ टाइम बाद ही फेल हो जाते हैं। तो इस ऑर्गेनिज्म में भी एफर्ट किया, सरेंडर नहीं किया एनवायरनमेंट के आगे। जैसे ही एक्सटर्नल
टेम्परेचर आप ये कह सकते हैं डिक्रीज हुआ, तो इसको भी अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना था, तो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आप ये कह सकते हैं ये भी एफर्ट तो करता है। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो रेगुलेटर हो चाहे वो कॉन्फॉर्मर हो, इनको मैं रेगुलेटर और कॉन्फॉर्मर से जोड़ रहा हूं। देखिए आपने कहा था सबसे पहली कैटेगरी आपने ये डिसाइड की थी ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस, स्टूडेंट्स आप कह रहे हैं टॉलरेंस के बेसिस पे ये कैटेगरी है। फिर मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेशन के बेसिस पे एंडोथर्म्स और एक्टोथर्म्स है। तो यहां टू कैटेगरीज आपको डिफाइन करनी है जो एनसीईआरटी मेंशन करके देती है। कुछ ऑर्गेनिज्म रेगुलेटर्स हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म कॉन्फॉर्मर्स हैं। इन दोनों को कनेक्ट करते हुए हम तीसरे रेफरेंस पे आ रहे हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ रेगुलेशन ही आप ये कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, रेगुलेटर्स एंड कॉन्फॉर्मर्स। अब स्टूडेंट्स ये रेगुलेटर्स और कॉन्फॉर्मर्स आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे, ये रेगुलेटर्स और कॉन्फॉर्मर्स आप जो है वो कैसे डिटरमाइन या डिसाइड कर पाएंगे। तो इसके लिए देखिए एक ग्राफ बना रहा हूं मैं, इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को आप समझें। जितना ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ हम रहेंगे उतना ही आप ये कह सकते हैं हम ज़्यादा अच्छा सीख पाएंगे। ये बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर के साथ साथ एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन और एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है, ये एक्सटर्नल टेम्परेचर है, एम्बाइंट टेम्परेचर कंडीशन आप कह सकते हैं। अब देखिए एक्सटर्नल टेम्परेचर या एक्सटर्नल एम्बाइंट कंडीशन और ये हुआ बॉडी टेम्परेचर। अब एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद भी, एक्सटर्नल टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके बाद भी अपने आप को मान लीजिए ये कोई टेम्परेचर रेंज है, इस पर कांस्टेंट रख लेता है, ठीक है। ये कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पॉइंट है जिस पर कांस्टेंट रख लेता है। अगर ह्यूमन की बात आप करें तो आप कहेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन क्या ये ग्राफ ऑलवेज जो है वो ऐसे ही चलने की पॉसिबिलिटी है? एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ने पर अपने आप को कांस्टेंटली मेंटेन कर लेता है, लेकिन इसका ये जो मेंटेनेंस है स्टूडेंट्स एक लिमिट तक हो सकता है। जैसे मैंने अभी कहा ह्यूमन जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी कांस्टेंट मेंटेन किए हुए थे, और ये जो है ह्यूमन ने 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी कांस्टेंटली मेंटेन किया। तो क्या ये 60 और 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी मेंटेन करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ये मेंटेन नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो आप ये कह सकते हैं इसका बॉडी टेम्परेचर भी एक पॉसिबिलिटी है, उसके बाद जो है वो क्या हो जाए, इंक्रीज होना शुरू हो जाए एक लिमिट के बाद। दूसरा एक ऑर्गेनिज्म है जिसका बॉडी टेम्परेचर आप ये कह सकते हैं ये कंडीशन शो करता है। तो ये जैसे मैं कह सकता हूं मैमल्स, ठीक है, और कोई एंडोथर्म आपने ले लिया, और दूसरा मैं कह सकता हूं तो ये हुआ एंडोथर्म। दूसरा यहां एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया लिजर्ड, और इसको मैं कह सकता हूं ये क्या हुआ, एक्टोथर्म। ये एंडोथर्म है, ये एक्टोथर्म है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। इसका मतलब इसका बॉडी टेम्परेचर एक कांस्टेंट पे मेंटेन नहीं किया जा पा रहा था, बिकॉज इट्स रिले डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट। ये एक्टोथर्म है, ठीक है। जबकि होना क्या चाहिए था इसको, अगर ये इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट पे मेंटेन करना चाहता है तो इसको क्या होना चाहिए था, एंडोथर्म। लिजर्ड जो है वो एक्टोथर्म ही होता है। आगे आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, अगर उसके उन एग्जांपल्स पे आप गौर करें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जैसे ही सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है, कंफर्ट जोन से नीचे जाता है, तो जो लिजर्ड है दे बास्क इन सन, वो अपना सनलाइट में एक्सपोजर लाती हैं, सनलाइट में अपने आप को वो एक्सपोजर में ले आती हैं। छिपकलियां धूप सेकती हैं। क्लियर?
तो वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट पे ही डिपेंड करता है। अब आपका डाउट ये हो सकता है धूप तो हम भी सेकते हैं, आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट से जो है वो एनर्जी ले रहे हैं, या फिर हीट जो है वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सर्दी के दिनों में धूप में बैठते हैं हम जाके, लेकिन सिर्फ उस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट से आप जो है वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आपका इंटरनल बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन या हीट जनरेट करने की कैपेबिलिटी है, उसने आपको किस पे स्टेब्लिश किया हुआ है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे स्टेब्लिश कर रखा है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स हैं। जो स्टेनोथर्मल और यूरीथर्मल हैं वो टेम्परेचर के टॉलरेंस के बेसिस पे आपने पढ़े। आप एंडोथर्म्स और एक्टोथर्म्स जो पढ़ रहे हैं, ये आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन पढ़ रहे हैं। तो यहां एक और पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन एनसीईआरटी आपको मेंशन करके देती है ए रेगुलेटर्स एंड बी कन्फर्मर्स। अब एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट कन्फर्मर्स, ये कंडीशन आपको दे रखी है। अब एक स्टेटमेंट डिस्कस करके इसको जो है वो कंप्लीट करते हैं, देखिए, फिर उसके बाद हम इन कैटेगरीज को डिस्कस कर पाएंगे। कुछ ऑर्गेनिज रेगुलेटर होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज कन्फर्मर्स होते हैं। तो इस रेगुलेटर का क्या मतलब है? मैं कह रहा हूं ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज रेगुलेटर, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज रेगुलेटर विद इन इट्स रेगुलेटिंग रेंज। जैसे ये वाइड रेंज को टॉलरेट कर पा रहा था, तो आपने कहा वाइड रेंज को टॉलरेट करने वाला ये यूरीथर्मल है। ये जो यूरीथर्मल है वो रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कहा एंडोथर्म हो सकता है, क्योंकि इंटरनल हीट जनरेट करने की कैपेबिलिटी इसमें है, ये फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन कर सकता है। तो अल्टीमेटली ये क्या है? रेगुलेटर है। ठीक है, लेकिन क्या ये रेगुलेटर हमेशा मेंटेन कर पाएगा? तो आपने कहा ऐसा तो नहीं है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड और उससे नीचे 10 डिग्री, -20 डिग्री, -30 डिग्री पर ये मेंटेन कर पाए, जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब इसका भी तो रेगुलेशन एक रेंज में हुआ ना। इसका रेगुलेशन एक डेफिनेट रेंज में है, ये रेंज वाइड है, इसका रेगुलेशन भी एक डेफिनेट रेंज में है, लेकिन ये रेंज नैरो है। तो जो कन्फर्मर्स होते हैं, ये कन्फर्मर्स भी आप ये कह सकते हैं स्मॉल रेंज में रेगुलेट करने का एफर्ट जरूर करते हैं। नेचर का हर एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को मेंटेन करने का एफर्ट करता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है नेचर का, वो नेचर के साथ कॉप करने का या एडजस्टमेंट करने का एफर्ट नहीं करे और नेचर के आगे सरेंडर कर दे। ठीक है, नो वन इज सरेंडर्ड, नो वन इज सरेंडर्ड। तो देखिए, बॉडी टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर का रेफरेंस एक मैंने यहां आपको बताया, एंडोथर्म और एक्टोथर्म को हमने यहां काउंट किया। तो अब आप ये तीनों की कनेक्टिविटी शायद स्टेब्लिश कर पाए होंगे। यूरीथर्मल जो हैं वो एंडोथर्म्स हैं, जो एंडोथर्म्स हैं वो रेगुलेटर्स हैं। क्लियर? इसी तरीके से जो स्टेनोथर्मल हैं, नैरो टॉलरेंस उनका है, वो एक्टोथर्म्स हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट पर डिपेंड करते हैं। तो वो बेसिकली क्या है? कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल रेगुलेट ही नहीं कर सकते हैं। कन्फर्मर्स का मतलब ये है दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर एट कांस्टेंट थ्रू द फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन। फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन की कैपेबिलिटी उनमें स्टूडेंट्स नहीं होती। तो यहां एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, each and every organism हर एक ऑर्गेनिज्म रेगुलेट करती है विद इन इट्स रेगुलेटिंग रेंज, विद इन इट्स रेगुलेटिंग रेंज। तो अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि जब हर एक ऑर्गेनिज्म रेगुलेट करती है अपनी रेगुलेटिंग रेंज में, तो फिर रेगुलेटर और कन्फर्मर अलग अलग क्यों किए गए? तो आप ध्यान रखें, रेगुलेटर्स ये कौन है? इकोलॉजिकली ये वो ऑर्गेनिज्म है जो इंटरनल फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन होल्ड करते हैं, जिनमें स्टूडेंट्स इंटरनल फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन होगा। और कन्फर्मर्स वो हैं नॉट एबल टू मेंटेन थ्रू
इंटरनल फिजियोलॉजिकल regulation, not able to maintain through the internal physiological regulation. Clear? तो जिस भी रेंज में ऑर्गेनिज रेगुलेट कर पाता है वो रेंज जो है वो स्टूडेंट्स कही जाती है इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, ये स्टूडेंट्स इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज एबल टू मेंटेन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब कुछ जो है वो फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन के थ्रू मेंटेन कर सकती हैं और कुछ में फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन की कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो जिनमें फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन की कैपेबिलिटी है स्टूडेंट्स, वो क्या है, रेगुलेटर्स, और जिनमें फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन की कैपेबिलिटी नहीं है वो क्या है, कन्फॉर्मर्स, जो एनसीईआरटी कन्फॉर्मेंस उनको काउंट करती है। तो इस तरीके से अब आपके पास ये जो है वो ओवरऑल रेगुलेटरी प्रोसेस है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो रेस्पॉन्स है, रेस्पॉन्डिंग बिहेवियर उनका जो है, उस रेस्पॉन्स को यहां मैंने क्लियर किया है। एंडोथर्म, एक्टोथर्म। ठीक है, एंडोथर्म एंड एक्टोथर्म आर पॉसिबली द रेगुलेटर्स एंड कन्फॉर्मर्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और इनका जो रेस्पॉन्स है, ये रेस्पॉन्स या टॉलरेंस ये है। जो एंडोथर्म्स हैं या जो रेगुलेटर्स हैं उनका रेस्पॉन्स ये है कि वो वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं। सो बेसिकली दे आर द यूरीथर्मल्स, और ये जो है वो क्या है, स्टेनोथर्मल्स। ये नैरो रेंज को स्टूडेंट्स टॉलरेट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ, देखिए आपके पास रेगुलेटरी प्रोसेस। ठीक है, एनसीईआरटी ने भी एक ग्राफ आपको दे रखा है, एनसीईआरटी ने भी एक ग्राफ आपको दे रखा है, उस ग्राफ को भी हम स्टडी करेंगे, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ साथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर या रिस्पॉन्स आपसे स्टूडेंट्स डिस्कस किया गया है। उस ग्राफ को भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उससे पहले एक और पॉइंट, एक और बात आपको ये क्लियर होनी चाहिए। एक इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट पर मेंटेन करना जो है वो क्या है, तो एक मैं टर्म लिख रहा हूं, होमियोस्टेसिस। द होमियोस्टेसिस is the maintenance of internal environment at constant, maintenance of internal environment maintenance of internal environment at constant. The maintenance of the internal environment at constant, ये होमियोस्टेसिस है। तो देखिए इनमें इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट पर मेंटेन कौन कर सकता है, रेगुलेटर, एंडोथर्म्स और यूरीथर्मल। आप कह सकते हैं इनमें कैपेबिलिटी है कि ये वाइड रेंज को टॉलरेट कर पाते हैं। तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट को एक कांस्टेंट आप कह सकते हैं पर मेंटेन कर सकते हैं। ये एंडोथर्म्स हैं, इनमें इंटरनल हीट जनरेट करने की कैपेबिलिटी प्रेजेंट होती है, इसलिए ये आप ये कह सकते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट पर मेंटेन कर सकते हैं। और ये रेगुलेटर्स हैं, इंटरनल फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन की कैपेबिलिटी इनमें है, इसलिए इंटरनल एनवायरनमेंट को एक कांस्टेंट पे मेंटेन कर सकते हैं। तो इकोलॉजिकली क्या मैं ये कह सकता हूँ, द रेगुलेटर्स आर होमियोस्टैटिक रेगुलेटर्स। तो ये रेगुलेशन जो देखा गया, रेगुलेटर्स और कॉन्फॉर्मर्स जो कैटेगरी डिसाइड की गई, ये कैटेगरी क्या है, regulators and conformers are determined or decided on the behalf of the homeostasis. They are able to maintain the homeostasis and they are not able to maintain homeostasis. Simply clear? Regulators are able to maintain the homeostasis through the internal physiological regulation. Regulators are able to maintain the homeostasis through the internal physiological regulation, while the conformers are not able to establish homeostasis through internal physiological regulation or through other methods. ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास रेगुलेटरी प्रोसेस या रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स जो मैंने अब तक डिस्कस किया, उसका एक सारा थीम आपके सामने है। अब आगे रेगुलेटर्स और कन्फॉर्मर्स में जितने एग्जांपल्स और जितनी थीम बातें लिखी हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ, मैं नेक्स्ट लेक्चर 106 में आपसे डिस्कस करूंगा, और साथ ही हम वहाँ डिस्कस करेंगे अडेप्टेशन, एंजॉय the ecology, be homeostatic. Clear? Because your surroundings are too contaminated now these days.
सो टेक केयर, बाय।